नमस्कार। इस वक्त में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम तमाम उन बड़ी खबरों की बात करते हैं जिसके पीछे का एजेंडा आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं कि ये खबर आखिर क्या कुछ कह रही है। तो इन खबरों के विषय में हम आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि वक्फ का जो बिल लागू हुआ है, जो कानून बना है, आखिर उससे सबसे ज्यादा दिक्कत मुतवल्लियों को क्यों हो रही है और आम मुसलमान किस तरह से इससे लाभान्वित होने जा रहा है। बात होगी कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन में आखिर क्यों ओबीसी और मुसलमानों पर फोकस है। राहुल गांधी ये स्लोगन एक बार फिर से सामने ला रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आखिर इसके पीछे का एजेंडा क्या है? कहीं बिहार चुनाव में इसके सहारे वैतरणी पार तो नहीं लगाना चाह रहे हैं? क्या है इसके विषय में भी हम आपको विशेष जानकारी देंगे। और साथ ही साथ एक और प्रमुख खबर होगी, वो होगी कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई, उसकी लाइव अपडेट्स भी हम आपको बताएंगे कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ने आज किस विषय पर बातचीत की है, क्या क्या फैसले लिए हैं और उसके जो फैसले हैं वो क्या कुछ है, उसके विषय में भी हम आपको लाइव अपडेट्स दिखाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष के तुष्टीकरण ने ही इस देश का बंटवारा कराया है, तो इसके पीछे का अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री का जब ये कह रहे हैं कि आखिर इस तुष्टीकरण ने देश का बंटवारा करा दिया है और ये हमें कहां तक लेकर जाएगा, तो यह भी समझने की जरूरत है कि तुष्टीकरण की होड़ में देश कहां पहुंच रहा है। तो सीधे सीधे हम आपको पहले ले चलेंगे कैबिनेट की ब्रीफिंग में और देखते हैं कि कैबिनेट की बैठक में आज क्या कुछ प्रमुख फैसले हुए। मिडिल क्लासेस के लिए, किसानों के लिए और पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए रहेगा। सबसे पहला, आप अगर भारत के नक्शे में इमेजिन करो, हमारा जितना भी केरल साइड से, कर्नाटक साइड से रेलवे का ट्रैफिक नॉर्थ की तरफ जाता था, ईस्ट की तरफ जाता था, वो एक बहुत ही कंजेस्टेड सेक्शन के थ्रू पास होता था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च किया, देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए प्लानिंग का एक बहुत अच्छा टूल एक अवेलेबल मिला, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिली। तो जब इस टेक्नोलॉजी पे, इस पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर सारे नेटवर्क को एनालाइज करते हैं हम, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स बीच में से निकलते हैं जहां पर हमको तुरंत फोकस करके काम करने की जरूरत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है आज जो आपके सामने है। आप देखोगे, यहां पर आप फोकस करो तो चेन्नई, एमजीआर चेन्नई लिखा हुआ है, राइट, एमजीआर चेन्नई। अब उसके पास में उससे पहले एक आता है काटपाड़ी। काटपाड़ी है ना वेल्लोर, वेल्लोर और काटपाड़ी आसपास हो गए। जितना भी साउथ के केरल से, कर्नाटक से ट्रैफिक आता था, उस ट्रैफिक को पहले एक कंजेस्टेड सेक्शन से गुजरना पड़ता था। और अगर काटपाड़ी से रेणीगुंटा यानी तिरुपति, ये लाइन को अगर डबल कर दें, इस लाइन को अगर डबल कर दें, तो एकदम लिटरली जैसे बाईपास सर्जरी के बाद में बॉडी ठीक से काम, एक हार्ट सर्जरी, एक नई आर्टरी बन जाती है, वैसा ही ये प्रोजेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसकी खासियत ये है कि छोटा प्रोजेक्ट होते हुए भी ये रेलवे के नेटवर्क में बड़ी एफिशिएंसी लाता है। तो ये प्रोजेक्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। तिरुपति से काटपाड़ी की डबलिंग 1332 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है ये। आप इस एरिया में देखेंगे बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कई सारे सीमेंट प्लांट्स हैं, कई सारे पावर जनरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं यहाँ पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तिरुपति बालाजी और कालाहस्ती भगवान शिव का मंदिर और चंद्रगिरी फोर्ट, ये तीन बहुत बड़े ऐसे हमारे देश के तीन महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। फिर वेल्लूर और तिरुपति दोनों मेडिकल और एजुकेशन के बड़े हब बने। और रायलसीमा रीजन, पूरा कंप्लीट रायलसीमा रीजन, इस पूरे क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, स्टील इंडस्ट्रीज,
इन सब का बेनिफिट मिलेगा। दो डिस्ट्रिक्ट्स आंध्रा की चित्तूर और तिरुपति, और तमिलनाडु में वेल्लूर, इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिलेगा। प्रोजेक्ट में 17 मेजर ब्रिजेस हैं और 327 माइनर ब्रिजेस हैं। 7 फ्लाईओवर्स हैं, 30 अंडरपासेस हैं और 104 किलोमीटर की रूट लेंथ है। काफी सारा इस डबलिंग से बहुत सारा जो रोड पे जा रहा था ट्रैफिक, वो ट्रेन की रेल की तरफ शिफ्ट होएगा और शिफ्टिंग से करीब 20 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव करेंगे, जिससे करीब करीब 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर ये कार्बन डाइऑक्साइड का सेविंग है। 1 करोड़ ट्रीज लगाने के बराबर ये कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग है। 4 करोड़ लीटर डीजल इससे बचेगा और ट्रांसपोर्टेशन के मॉडल शिफ्ट से 450 करोड़ के आसपास साल के एवरी ईयर आफ्टर ईयर देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी। मैं सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे आता हूं, जीरकपुर बाईपास। अगर आप चंडीगढ़ को ध्यान में दें तो चंडीगढ़ के पास में बहुत ही प्लान्ड वे में पंचकुला, मोहाली डिस्ट्रिक्ट में पंचकुला और जीरकपुर दो बड़े शहर बसाए गए जो कि प्लान्ड सैटेलाइट टाउन्स हैं। जीरकपुर बेसिकली दो नेशनल हाईवेज के इंटरसेक्शन पर स्थित है। इन दोनों हाईवेज के इंटरसेक्शन पे होने के कारण जीरकपुर के अंदर से ट्रैफिक का हमेशा एक चैलेंज रहता है, ट्रैफिक कंजेशन रहता है। तो पूरे चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला को लेके एक रिंग रोड जैसा कॉन्सेप्ट बना है। उसका ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि 6 लेन जीरकपुर बाईपास प्रोजेक्ट है। 1878 करोड़ रुपीस का है, करीब 19 किलोमीटर्स का है, 19.2 किलोमीटर्स, और इसको पीपीपी में हाइब्रिड एन्युइटी मोड पे बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एक और बेनिफिट मिलेगा, हिमाचल का जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को इमीडिएटली ये प्रोजेक्ट माने शहर के अंदर जाने के बजाय बाईपास से ही आप हिमाचल की तरफ जा सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कंप्लीट इस एरिया का डीकंजेशन होगा, चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला का डीकंजेशन इससे होगा और हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज हैं, इसमें से पास होना आसान होगा। थर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट आज फैसला लिया गया। आप जानते हैं कि सीरीज ऑफ डिसीजंस लिए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की इस हिस्टोरिक थर्ड टर्म में, जिसमें किसानों की जिंदगी में, किसानों के खेती करने के तरीके में एक एक मेजर परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। उसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि सब स्कीम है, पीएम कृषि सिंचाई योजना का सब स्कीम है, वो अप्रूव की गई है और ये पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आपने देखा होगा कि डैम से बड़ी कैनाल आती है, बड़ी कैनाल से छोटी कैनाल आती है, छोटी कैनाल आने के बाद में पानी जनरली कच्चे कैनाल, छोटे जो खेतों के अंदर जाने वाले होते हैं, उस तरह के कैनाल से, उस तरह के ड्रेन से पानी खेत के अंदर आता है। आप इमेजिन करो, एक ओपन कैनाल है, उसमें कितना पानी वेस्ट होगा। पानी जमीन में भी रिसेगा, इवेपोरेशन भी होगा, एक मेजर इनएफिशिएंटली यूज करने वाला एक मेथड उस तरह से बनता है। क्या इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एफिशिएंसी लाई जा सकती है? ये प्रधानमंत्री जी ने, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब माननीय मोदी जी ने कई तरह के इस तरह के प्रयोग सक्सेसफुली और बड़ी संख्या में गुजरात में किए थे। तो अब उसी एक्सपेरिमेंट को, उसी जो गुजरात में किए हुए काम को एक नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए ये सब स्कीम बनी है। इसमें बेसिकली बड़ी कैनाल से खेत में ले जाने के लिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कच्चे कैनाल, जो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूं, आप अगर देखोगे
ये कच्ची कैनाल है, राइट। ये इस तरह की कच्ची कैनाल हम एक रूटीनली जो बनते हैं हमारे देश में, बड़ी कैनाल से छोटी कैनाल, छोटी कैनाल से फिर कच्चे कैनाल के अंदर लेके जाते हैं पानी को खेत के अंदर। अब उस कच्ची कैनाल से जो लॉस होता है पानी का, उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट लाए और इसके अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे, ये कैनाल है, कैनाल के पास में एक पंप हाउस बनाया, कैनाल के पास में एक पंप हाउस बनाया। उस पंप हाउस से पानी पंप किया और प्रेशराइज्ड पाइप सप्लाई, प्रेशराइज्ड पाइप से पानी को खेत के हर हिस्से पे लेके गए और वहां पे माइक्रो इरिगेशन, वहां पर माइक्रो इरिगेशन, तो पानी तो बचेगा ही बचेगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपको किसानों को मिलेगा। बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा है, आप करेक्ट कीजिएगा अगर गलत कहूं तो, कि 80% पानी हमारा इरिगेशन के लिए, देश में जितना फ्रेश वाटर है उसका करीब 80% पानी इरिगेशन के लिए यूज में आता है। आप मुझे अभी डिपार्टमेंट से बता रहे हैं। तो इतना जब पानी यूज में आ रहा है तो उसमें एफिशिएंसी लाना बहुत जरूरी है। इसलिए ये एक 78 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, उनको लेके ये सब स्कीम बनी है 1600 करोड़ रुपीस की। आप इसकी इंपॉर्टेंस देखना, आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होने वाली है, क्योंकि पानी जब बचेगा तो उस पानी का उपयोग आप कई तरीकों से कर पाओगे। आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए, दूसरे यूजेस के लिए, और जो वेस्टेज होने के कारण ज्यादा सरप्लस पानी, यानी कि बहुत सारा पानी अगर हम खेत में रखते हैं तो उसके कारण सॉइल का जो डिटीरियोरेशन होता है वो डिटीरियोरेशन भी बंद होगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी का आप गुजरात के स्पीच अगर सुनोगे तो पीएम साहब किसानों को समझाते थे, तब वो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देते थे। पीएम साहब कहते थे कि किसानों को जब समझाते थे, उनके साथ संवाद होता था, तो कहते थे कि अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे को अगर बुखार है तो उसको क्या तुम खूब सारा दूध पिलाओगे तो ठीक होगा क्या? इसके बजाय न्यूट्रिशन देने के लिए मेडिसिन, एक एक चम्मच दूध देने से बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हो सकता है। वैसा ही क्रॉप में, क्रॉप को जब प्यास लगे तब आप उसको पानी मिले, क्रॉप को जब भूख लगे तब उसको फर्टिलाइजर मिले। एक तरीके से एक साइंटिफिक एआई का यूज करके, आईओटी का यूज करके, सेंसर्स इतने तरह के हैं, स्काडा यूज करके, इन सब का यूज करके, जियो स्पेशियल डेटा यूज करके, सैटेलाइट से जो स्टडी हो रही है वो देख के, कैमराज से देख के क्रॉप की क्या कंडीशन है वो देख के, इन सब को अगर ढंग से करें तो क्रॉप यील्ड भी इंप्रूव होगी और वाटर का यूज भी कम होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, इस ऑब्जेक्टिव को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है देश के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, वाटर रिसोर्सेज के यूज के लिए और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों के क्रॉप को और बेटर कंडीशन में लाने के लिए। ये डिटेल इसके आपके काम आएंगे, आप सब आपको शेयर किया ही जाता है। वैसे पीपीटी शेयर करते हो ना, पीपीटी ये शेयर करेंगे डिटेल में, किस तरह से कन्वर्जेंस लाना, कैसे एक मास्टर प्लानिंग करना, कैसे एक एरिया बेस्ड अप्रोच करना, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना, कैसे फार्मर्स को सेल्फ गवर्निंग स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में एक पार्टनरशिप वाला मोड आए और दोनों एक दूसरे के सहयोग से काम करे। उस थॉट प्रोसेस के साथ ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। करीब 80,000 फार्मर्स के साथ स्टार्ट करेंगे इसको, और स्टार्ट करके फिर उसका जो अनुभव आएगा उसके हिसाब से इसका आगे फैसला लिया जाएगा। एक पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ा चेंज है ये फंडामेंटल शिफ्ट है। अगर आप देखो आज भी किसानों में जनरली कंप्लीट खेत को पानी से भरने
तक वाला जो मेथड है उस मेथड के कंपैरिजन में दिस इज अ टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग। मैं इन 3 फैसले हुए और मैं आपके सामने अब तक की समरी रखूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के हर सेक्टर में, चाहे आप एयरपोर्ट लो, पोर्ट्स लो, हाईवे लो, रेलवे लो, मेट्रो, इंडस्ट्रियल इंफ्रा, हाउसिंग, हाइड्रो पावर, रोपवेज, हर सेक्टर में बड़े फैसले लिए गए। करीब करीब अब तक इंफ्रा में रफली 10 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। 10 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। एग्जैक्ट नंबर आपके सामने है यहाँ पर 995,914 जो अभी तक के फैसले हुए, 9,95,914 करोड़। It's a very large investment and this is going to lay the foundation for a very efficient economy और हमारे इकोनॉमी की जो नीड्स हैं वो इससे पूरी होती है। केवल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अगर हम देखें तो करीब करीब 4,22,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट हुए हैं, चाहे पोर्ट हो, हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, इन सब में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इन सब में बड़े अच्छे फैसले लिए गए जो कि देश की फाउंडेशन रखेंगे और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करेंगे। रेलवे प्रोजेक्ट्स अगर अलोन हम देखें तो इसमें अब तक 3rd टर्म में 23 प्रोजेक्ट्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव किए हैं, विच इज वर्थ अबाउट 86,000 करोड़ रुपीस एंड टोटल लेंथ इज अबाउट 2,800 किलोमीटर्स। बहुत एक बड़ा इससे इम्पैक्ट आएगा देश में, बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा ट्रेन्स के मूवमेंट में और ओवरऑल। और किसानों के लिए तो अनेक फैसले लिए गए हैं। ये फार्मर्स अब 3 पेज में जा रहा है, फार्मर्स वेलफेयर के सारे डिसीजंस की समरी। शुरुआत किया था 1 पेज में आपको दिखाता था, अब ये 3 पेज में जा रहा है। कुल मिला के 6.5 लाख करोड़ 6,51,000 करोड़ रुपीस के फैसले लिए गए। आई विल स्टॉप हियर एंड टेक दी क्वेश्चंस। ओके, 49। सर नमस्ते, सुजीत ठाकुर, दैनिक भास्कर से। ये रेलवे प्रोजेक्ट बताया आपने साउथ इंडिया का खास करके, तो एक जो मेजर महाराष्ट्र कर्नाटक केरल वाला जो लाइन है, जो कोंकण रेलवे है, वो कंजेशन में है, सिंगल लाइन है 25 साल से। और सारा जब बधावन कैबिनेट का पूछिए ना, कैबिनेट का पूछिए, सर, मैं रेलवे कह की रहा मीटिंग करेंगे तब अलग करेंगे। इस पे कुछ कंजेशन का असर पड़ेगा इस नए प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र कर्नाटक केरल वाले सेक्टर का? हाँ, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ये रूट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो ईस्ट कोस्ट एरिया है ये आपका ये मतलब हमारा इधर सी है, यहाँ से लैंड है, राइट। ये ईस्टर्न कोस्ट है कंप्लीट, चेन्नई तमिलनाडु से लेके वेस्ट बंगाल तक का। तो इस वाले कोस्ट की तरफ जितना ट्रैफिक इधर से जाता था कर्नाटक से और नीचे केरल से और यहाँ से तमिलनाडु के हिस्सों से, तमिलनाडु के कई डिस्ट्रिक्ट से, तो ये सारा जो ट्रैफिक जाता था वो ट्रैफिक वाया चेन्नई होके जाना पड़ता था उससे सारा। तो एक तरीके से चेन्नई बिकेम वेरी कंजेस्टेड बिकॉज देयर वाज अ लैक ऑफ कैपेसिटी ऑन दी ऑल्टरनेटिव रूट्स। तो जब पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान पे इसको डाला और एनालिसिस किया, उस एनालिसिस से ये निकला कि ये एक छोटा सा सेक्शन है, इस सेक्शन को अगर हम डबलिंग करते हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो इमीडिएटली यू गेट द ह्यूज बेनिफिट ऑफ बाईपासिंग अरक्कोनम एंड चेन्नई और सीधा काटपाड़ी से ही ऊपर नॉर्थ की तरफ जा सकते हो। दैट्स द बेनिफिट विच विल कम। 3। सर मैं लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज से। मेरा सवाल एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, इसमें पहले ओपन कैनाल होता था जैसा कि आपने कहा, अब वो प्रेशराइज्ड पाइप के जरिए जाएगा। तो ओपन कैनाल में जिस फार्मर को जितनी ज़रूरत होती थी पानी खुद ब खुद पाइप से किसी तरीके से निकालते थे, तो पाइप के जरिए जाने पे क्या फार्मर्स को अपने फार्म लैंड के लिए कोई कनेक्शन लेना पड़ेगा? कैसे उसको मुहैया कराएंगे वहाँ तक? ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है छोटे क्लस्टर्स के लिए, और अभी शुरू में 78 पायलट प्रोजेक्ट्स चलाएंगे। और ये जो फार्म से कैनाल वाला वो वाला जो एंड है, उस एंड को रिप्लेस करेंगे। बड़ी वाली जो ओपन कैनाल्स नहीं, उसको चेंज नहीं कर रहे। ये कितने इंच की पाइप्स होंगी? 3 इंच वाली पाइप्स हैं। ये छोटी पाइप्स हैं जो कि बेसिकली कैनाल से सीधा फार्मर्स के जो प्लॉट पे ले जाना है पानी,
उस वाले हिस्से के तो लिए। क्या फार्मर्स को कनेक्शन लेना पड़ेगा इसके लिए? ये pumping वाला एक system बनेगा। क्या कोई चार्ज देना पड़ेगा उसके लिए? वो तो स्कीम जब बनेगी फार्मर्स खुद डिसाइड करेंगे बहुत सारी चीजें। ये पंप हाउस एक बनेगा, ये पंप हाउस एक बनेगा। इस पंप हाउस से फिर माइक्रो इरिगेशन के जरिए, ड्रिप वाटर के जरिए पानी को पहुंचाया जाएगा। 256. सर, ये जो जीरकपुर बाईपास के बारे में जो आपने बताया, ये जो फैसला है, तो हिमाचल से जो ट्रैफिक जो आता है सीधे पंजाब चंडीगढ़ की तरफ आता है, तो क्या ये बाईपास आप सीधे दे देंगे, सीधे हरियाणा की तरफ निकल जाएगा? ये कैसे, इसका रूट क्या है, क्या और इससे कितना लोगों को फायदा मिलेगा, कैसे फायदा होगा? बहुत ट्रैफिक अच्छा congestion क्वेश्चन में है। मैं इसको थोड़ा सा इस चार्ट के जरिए से समझाना चाहूंगा। आप अगर देखोगे तो इस पूरे एरिया का एक रिंग रोड जैसा बन रहा है। ये जो रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर और एक डॉटेड और एक येलो कलर, ये आप देखोगे ना, ये कंप्लीट एक प्रैक्टिकली एक रिंग रोड बन रही है। तो ट्रैफिक का मूवमेंट एकदम स्मूथ हो जाएगा, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल की तरफ जाना हो, दिल्ली की तरफ आना हो, सभी के लिए इसका मूवमेंट का इसमें पाथ बनेगा। वो तो कैलकुलेशन आ जाएगा आपके पास। Sachin. No, sir, Santosh. But Navara Times. ये लीजिए, संतोष। ये जो सर आपने पायलट प्रोजेक्ट 78 आइडेंटिफाई किए हैं, तो इसके लिए सर क्या पॉइंट्स, मतलब हाउ यू आइडेंटिफाइड दिस 78 राज्य सरकारों के साथ मिलके फेडरल स्ट्रक्चर। अच्छा, विच आर द स्टेट्स? वो डिटेल आपको आ जाएगी, लिस्ट 78 बड़ी लिस्ट है पीपीटी पे। क्या राइट सर। 130. सर इधर इधर लेफ्ट साइड में स्ट्रेट इधर सर, राइट। आपके राइट। रविंद्र सर, हम लोग भी किसान हैं सर। हम लोग किसानों में देखते हैं खेती जो होता है, एक खेत अगर यहाँ है तो दूसरी खेत कहीं और होती है। हमारा सीधा सवाल है कि सर ये 78 पायलट प्रोजेक्ट क्या धान वाले जहाँ प्रमुखता है वहां पर लगाए जाएंगे, गेहूं वाले लगाए जाएंगे, किन फसलों के लिए उपयुक्त आप मानते हैं या सरकार मानती है? और दूसरा, ये 80,000 जो किसान है इनका सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि खेतों के बीच में डिफरेंस भी होगा और किसानों का भी अलग अलग दायरा है, अलग अलग कैटेगरी है, तो पूरे कंट्री में इसको कैसे आप अप्लाई करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्लस्टर बनाए जाएंगे। ये देखो, छोटे छोटे क्लस्टर बनाए जाएंगे। अभी क्या होता है, कमांड एरिया मतलब बड़ा एरिया होता है, कई सारे गांव होते हैं, कई सारे उसमें कई बार तो 2-2, 3-3, 4-4 पंचायत को कमांड एरिया बनाते हैं। अब इसमें छोटे छोटे क्लस्टर बनेंगे। उस क्लस्टर के अंदर जितनी कवरेज होती है उन किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा और उनके साथ बातचीत करके ही बनाए गए सारे प्रोजेक्ट। ये बेसिकली आपने नोटिस किया होगा, इसका जो एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट है, आप इसका फर्स्ट पॉइंट देखो, मेजर जो एक पैराडाइम शिफ्ट है वो है कम्युनिटी बेस्ड एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युनिटी बेस्ड, लोगों को, किसानों को साथ लेकर, उनकी बात को समझकर, उनकी जरूरतों के हिसाब से कैसे हम चेंज एक लेके आए टेक्नोलॉजी का, वो इसमें ऑब्जेक्टिव है। वो बेनिफिट इस प्रोजेक्ट से मिलेगा। किसान डिसाइड करेंगे ना। 37, this side. Sir, Prakash Vedashi from ET Now. Could you please share the current status of railway line electrification? कैबिनेट की बात करो, वैसे करीब करीब 98% हो गया है। बहुत छोटे छोटे पैचेस अभी बाकी हैं जो कि इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे सारे। 63. 98 से थोड़ा ज्यादा ही हुआ है, प्लस है। सर मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर जो ये अपने किसानों के लिए जो योजना लेकर आए हैं, एक सेकेंड, एक छोटा सा प्रोटोकॉल करें अपन। एज फार एज पॉसिबल सामने वाली रोज में अगर बैठने का करें, और प्रोटोकॉल हमेशा ऐसा कर दे कि फर्स्ट रो से चालू करेंगे। फर्स्ट रो वालों को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेकंड रो वालों को बाद में, थर्ड रो को उसके बाद में, फोर्थ रो को उसके बाद में। ऐसा करें, है ना? और उसमें भी सेंटर वालों को सबसे ज्यादा, फिर लेफ्ट वालों को, फिर राइट वालों को। राइट को पहले ऐसा डिमांड है, तो राइट वालों को पहले देंगे। आपका राइट या आधा कर लेंगे।
सर आपका राइट तेरा राइट और मेरा राइट में भी फर्क हो जाता है। राइट ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ, ये प्रोटोकॉल रखते हैं अगली बार से ना। फोन नेटवर्क नहीं आता तो नेटवर्क का बूस्टर लगा देंगे। सर मैं तरुण हूँ जी बिजनेस से। सर जो आपने अभी कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट का जो कैबिनेट ने अप्रूवल लिया है, सर वाटर मैनेजमेंट बेसिकली सर स्टेट सब्जेक्ट है, तो सर ये जो 1600 करोड़ है ये जो इस प्रोजेक्ट के लिए पूरा सेंट्रली लगाएगा या स्टेट का भी पार्टिसिपेशन होगा? दोनों का पार्टिसिपेशन है और पूरा प्रोग्राम बनाए स्टेट के साथ मिलके, कंप्लीटली स्टेट के साथ मिलके बनाया है। कई सारे स्टेट्स ने इसमें बहुत इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और उसका लाभ भी मिलेगा। देखो ये आपकी एकदम 100% बात सही है कि ये स्टेट बेस्ड ही होना चाहिए और स्टेट बेस्ड ही है। जो इनिशियल पायलट्स हुए स्कीम बनने से पहले, वो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में बहुत अच्छे प्रोग्रेस हुए, उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए और चारों स्टेट्स ने जो शुरुआत में एक इनिशिएटिव दिखाया उसी का रिजल्ट आया कि आज ये इस लेवल पे प्रोजेक्ट को ले पा रहे हैं। सर एक सवाल, यदि आप टैरिफ पे अलाउ करें कैबिनेट? बिल्कुल नहीं। 198, अच्छा हाँ 138, सॉरी 138। हाँ बोलिए आप ही। हाँ ये साहब का है। सर इसी किसानों से जुड़ा मेरा सवाल था, कुछ तो पार्ट का जवाब मिल गया है, लेकिन हमने देखा है ड्रिप इरिगेशन हो, ये सब जो आधुनिक तकनीक है सिंचाई की, उन राज्यों में इसका ज़्यादा फायदा हुआ जहां पर पानी की किल्लत रही है या फिर इफिशिएंट यूज की जरूरत रही है। तो क्या ये स्कीम बनाते वक्त कुछ राज्य विशेष पर ध्यान दिया गया है कि ऐसे राज्यों को पहले लिया जाएगा पायलट में जहां पर ड्रिप इरिगेशन की बहुत जरूरत है या पानी बचाने की बहुत जरूरत है, इस तरह को जो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा उसको। 208 राइट साइड में इनका। सर मैं आनंद कुमार सिंह हूँ न्यूज़ इंडिया से। सर मेरा सवाल ये था कि एक 6 लेन बाईपास का जो रोड था सर, उसकी टोटल कॉस्ट है 1878 और लगभग 19.2 किलोमीटर का ये पूरा पैच होगा। जो एवरेज निकालने हैं तो 97 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से। तो सर 1 किलोमीटर में 97 करोड़, तो सर क्या ऐसा कुछ लगाना लगेगा उसमें, जो जानना चाह रहा था सर, जो एवरेज इसकी इतनी ज्यादा हो जा रही है। जो घग्गर रिवर से जो पोर्शन जा रहा है उसमें हमने एलिवेटेड किया हुआ है 6 लेन, तो उसके वजह से कॉस्ट हाई आ रही है इसकी। क्लियर। 227, चाहे कितनी तैयारी कर लो, सिलेबस से बाहर का एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। अच्छा 227 ये इधर साइड उनके बाद है। मैं फोन अ फ्रेंड रखता हूँ हमेशा। Hi, to your left, sir. लेफ्ट साइड, लेफ्ट To your left, sir. Yeah. Hi. Sir, just one question अपना on the परिचय दे explainer दीजिए। points. Sorry, Ashmit from CNBC. मैं TV बता 18. देता हूँ, अश्मित है, ये लाइव नहीं है अभी। So one question I just needed to ask, आपने from the points that were displayed with respect to the farmers and this command center that is being proposed, there was an AI element in terms of AI being used for distribution of water. I just wanted to ask, one, if you can expand on that. Two, if there's an interplay with the AI mission where the applications are also underway, if there is any interplay. बहुत अच्छा, मैं आपको ये इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा। AI का उपयोग करने से आप एक्चुअल में कितना बेनिफिट कर सकते हो, उसके कई एग्जांपल्स देश भर में हो गए अभी और दुनिया में कई जगह एग्जांपल्स हो गए। अपने देश में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें क्रॉप यील्ड प्रैक्टिकली डबल हो जाती है, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट 30% लेस, पेस्टिसाइड रिक्वायरमेंट 40% लेस बाय यूजिंग प्रॉपर एआई। इसमें किस तरह से करना है? 4 बेसिक इनपुट्स आ रहे हैं डेटा के। पहला, डिफरेंट सेंसर्स, मिट्टी के पीएच के लिए, वाट मॉइस्चर कंटेंट के लिए, प्रेशर, टेम्परेचर, उस सबके सेंसर्स, उनका डेटा एक आ रहा है, राइट। सेकंड, कैमरा लेके जो क्रॉप की एक्चुअल विजुअल कंडीशन है, सूखा है, गीला है, ग्रीन है, येलो है, क्या कलर है उसका, वो सेकंड एलिमेंट। थर्ड, क्लाइमेट डेटा, जो सैटेलाइट बेस्ड डेटा हमको जो मिलता है, टेम्परेचर है, विंड स्पीड है, ये सारे। फोर्थ, आपका इनपुट्स कितने जा रहे हैं उसमें, फर्टिलाइजर इनपुट्स गए वो डेटा, राइट, पेस्टिसाइड के इनपुट्स गए वो डेटा।
इन चारों को लेके जब एआई के मॉडल को ट्रेन करते हैं, देन यू कैन एक्चुअली डिटरमाइन एग्जैक्टली किस वक्त पौधे को भूख लगी है तो उसको फर्टिलाइजर ज्यादा देना है, अभी किस वक्त प्यास है तो पानी का ड्रॉप आना चाहिए ज्यादा, किस वक्त कंडीशन इस तरह की है कि अब इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स देश में कई जगह हुए हैं। और वैसे भी आप जानते हो कि एआई मिशन के जो टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर है और एजुकेशन है। ये तीन हमारे टॉप ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें एआई मिशन की एप्लीकेशंस का यूज किया जा रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम। और ऑलरेडी आज डिस्कशन में भी काफ़ी इस पर चर्चा हुई थी और अगले कुछ ही दिनों के बाद में वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री और माइटी मिनिस्ट्री दोनों ऑफिशियल्स मिलके इसका एक डिटेल्ड एक्शन प्लान भी तैयार करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि ये जो अलग अलग एआई एप्लीकेशंस बन रही हैं, तो जैसे यूपीआई बना, एक प्लेटफॉर्म बना, उस प्लेटफॉर्म पे कई लोग जुड़ गए, वैसा ही वी विल ट्राई टू क्रिएट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म by which the farmers can actually converse in their own language, अपनी मातृभाषा में बात कर सके किसान और एक राइट सॉल्यूशन ला सके और अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। 140 सर आनंद हूँ टीवी 9। सर आनंद हूँ टीवी 9 भारतवर्ष से। सर एक सवाल ये था कि जो ये पीएम कृषि सिंचाई योजना है, तो एक बार जब ये पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो क्या उसके बाद किसानों को उस पाइप का कनेक्शन लेना पड़ेगा जैसे हम घरों में पीने का पानी का कनेक्शन लेते हैं, या फिर क्या सिस्टम क्या रहेगा इसका? ये डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे, लेकिन कोई अलग से कनेक्शन की बात नहीं है, किसानों के साथ मिलके ही वही इसको मैनेज करेंगे। आपको मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले एक भाई ने क्वेश्चन जब पूछा था तब भी मैंने कहा था कि इस पूरी स्कीम का एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट होगा कम्युनिटी बेस्ड एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। किसान ही आपस में डिस्कस करेंगे। 265 और ये थियोरेटिकल नहीं है, अभी तक के जो 5 मैंने आपको 4 जो बताए 4 राज्यों के, वहां पे ये प्रैक्टिकली करके दिखा हुआ है। Sir, Dhruvaksha from Business Standard here. One question on the railway expansion. Saw the series of decisions that have been taken for railway capacity expansion. One question I had was on how have we been able to, wherever the expansion has happened, have we been able to improve the sectional speeds of those areas? If you could share some details on whether, because it's also a part of the mission Raftar of railways. One is on that. Second, I know that you won't be entertaining any questions on the tariffs. सुनो मेरे बात सुनो, अभी रेलवे का एक अलग से अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो साल भर की अचीवमेंट, उसमें मैं पूरी डिटेलिंग दूंगा। बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया है। And sir, just one thing. क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो आप? I think 138। हाँ बताइए एनडीटीवी से। सर नमस्ते, अखिलेश शर्मा एनडीटीवी से। आपने कंपाइल करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अभी तक हम लोग कुछ लोग पुरानी जनरेशन के हैं, अखिलेश जी और हम सब एक जनरेशन। जी सर, तो आपने बहुत अच्छे से कंपाइल करके बताया कि एक्सपेंडिचर कितना है कैपेक्स का। तो जो हमारा टारगेट आपने बताया था बजट में कितना है 11 लाख करोड़, उसके आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये लास्ट का वैसे मत देखो अखिलेश भाई, आप तो बहुत फाइनेंस अच्छा समझते हो, वैसे मत देखो बजट में जो जाता है उस साल कितना खर्चा होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं तो एक लंबे पीरियड में जाते हैं, तो सैंक्शन होने के बाद में लैंड एक्विजिशन, डिटेल्ड इंजीनियरिंग, वो सब चीजें, और उसके बाद में फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स, प्रोसेस पूरा एक लंबा चलता है। उस हिसाब से देखो। आप तो फाइनेंस समझने वाले आदमी हो। क्वेश्चन ले ले सर। 165। आज वैसे ट्राई किया गया कि साउथ इंडियन डिशेज हैं तो क्वेश्चन कम होंगे, तो फिर वैसे मन तो ये था तिरुपति के लड्डू आ जाए, लेकिन ये मतलब जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन से ब्रीफिंग में जाने हैं, वो थोड़ा टाइम लैग रह गया। लेकिन अगले हफ्ते आपको आज के तिरुपति के लड्डू अगले हफ्ते मिलेंगे। सर
सर ये जो सर इधर सर वो मुकेश कौशिक हूँ मैं भास्कर से। ये पीएम कृषि योजना की जो सिंचाई योजना है इसमें कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा क्या, क्योंकि इजराइल नहीं, आत्मनिर्भर भारत है यार। अच्छा बिल्कुल ठीक। सेकेंडली क्या सीसीएस की आज मीटिंग हुई थी, अगर कुछ हुई थी तो उसका कोई फैसला? वो मैंने सब आपके सामने रख लिया। ओके। नहीं, मैंने आधार के सामने एक जो सबसे बड़ा टारगेट रखा है टीम के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैसे हम ऑथराइजेशन को मजबूत बनाएं, कैसे उसको एक्यूरेट करें। तो ऑथराइजेशन को एक्यूरेट करने के लिए बायोमेट्रिक विच कैन ईदर बी फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेशियल ऑथराइजेशन। फेशियल ऑथराइजेशन इज द इजीएस्ट, क्योंकि उसमें अपने खुद के मोबाइल फोन को यूज करके आप ऑथराइजेशन कर सकते हो। इसीलिए करीब कुछ समय से चल रहा था ये प्रयास। वो ऐप कल रिलीज हुई है और अभी बीटा रिलीज हुआ उसका, और उसके बाद में फाइनल रिलीज हो जाएगी जल्दी। और उसका बैकअप भी बहुत बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि देश भर से जब ऑथराइजेशन होंगे मिलियंस ऑफ देम, तो दे विल ऑल बी हिटिंग वन सर्वर। तो उसका बैकअप सर्वर की कैपेसिटी एंड ऑल दे आर वर्किंग आउट। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दैट विल बिकम फुल्ली रोल्ड आउट। दूसरा ये था कि डीपीडीपी एक्ट के साथ उसको हार्मोनाइज करना, आधार एक्ट को। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जो एक गरीब माँ जिनको डिफरेंट काम के लिए अलग अलग जगह अलग अलग डेटा, अलग अलग कार्ड, अलग अलग आइडेंटिटी, वो सब ना करना पड़े। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है ग्रामीण क्षेत्रों में, वंचित क्षेत्रों में, उन व्यक्तियों की लाइफ में कैसे एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आए, उस ऑब्जेक्टिव को लेके लॉ बनाने के लिए आधार अथॉरिटी को रिक्वेस्ट किया है। थैंक यू सर।